नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर और मैं अकाउंट्स मेंटर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान है क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने हूं और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो है हमारा अकाउंट्स सिलेबस और पेपर एनालिसिस। बेटा, ये हमारी टीम की मेहनत है। हम लोगों ने पेपर को एनालाइज किया है और उसके बाद आपके सामने लेकर आए हैं ये बताने के लिए कि आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से यूनिट में आपके पेपर आपका सिलेबस डिवाइडेड है, ठीक है, कौन से पोर्शन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, किसको ऑप्शनल में कौन से यूनिट को आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले एक काम कीजिए कि वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सकें और हमारे सभी बच्चे इस चीज़ों से लाभान्वित हो सकें। बेटा, मैं अपने बारे में पहले बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेटा, मैं आशीष कुमार मिश्रा, बीकॉम और एमकॉम मैंने BHU यूनिवर्सिटी से किया है। 5 टाइम्स नेट हूँ। UPHESC के 50वें एडवर्टीज़मेंट में मैं इंटरव्यू तक गया हूँ और इस बार भी बहुत अच्छा मार्क्स आए हैं मेरे। तो आगे के मतलब मोर ओवर लगभग मोर देन 7 ईयर्स का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने बीकॉम एमकॉम को पढ़ाया है। इसके पहले मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा चुका हूँ। 2 साल वहाँ पढ़ाने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। टोटल मोर देन 7 ईयर्स का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप इतना मान के चलो कि आप सही हाथों में हो, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम आपको बताएंगे। स्पेशली अकाउंट्स में हमारा टारगेट जो रहेगा 250 में से 250 लाने का, वो हम मिलकर पूरा करेंगे। बस आपको हम पे विश्वास करना होगा, ठीक है। चलो, तो बेटा आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ये है हमारे क्या कहते हैं, उमंग बैच, जिसके बारे में आपको हमें बताना है। तो आप हमारे साथ उमंग बैच के माध्यम से भी बेटा आप जुड़ सकते हो, ठीक है। इसमें आपको लाइव वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आपको CUET बेस्ड फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपका मंथली टेस्ट लेंगे हम, यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे। PYQ के लिए आपको ई बुक मिलेगा, प्रिंटेड ई बुक मिलेगा। और बेटा, ये जो स्पेशल ऑफर है, जो आपको स्पेशल 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त तक अगर आप ये हमारा बैच ले लेते हो तो आपको स्पेशल 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी सूचना है। आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ के भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि बेटा पढ़ाई सब करते हैं, ठीक है, पढ़ाई सब करते हैं, बट क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, ध्यान से समझना, ये कुछ आपका पेपर पैटर्न है जिसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, देखो बेटा कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 50। पहले बेटा 50 होते थे और आपको 40 अटैम्प्ट करने पड़ते थे, बट अभी नहीं। आपको 50 में से 50 क्वेश्चन बेटा आपको अटैम्प्ट करने हैं। सही किया तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो 1 नंबर कट जाएंगे। बेटा इससे बच के रहना है, इससे क्या करना है, बच के रहना है, प्रयास करना है। किसी भी तरीके से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, है ना। 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और बेटा जो 5वां है, मतलब यूनिट 5th है, ये आपका ऑप्शनल है। मतलब 51 से लेके 55 बोले तो आपको या तो 46, 47, 48, 49, 50 ये क्वेश्चन करने हैं, या फिर 51, 52, 53, 54, 55, मतलब इन दोनों में से आपको कोई एक का चयन करना है, कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। अब या तो आप क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चुन लेना, जो कि यहाँ से रिलेटेड है 46, 47 से, या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आप चुन सकते हो, जो कि 51 से 55 तक है। अब कौन सा चुनना है इसका हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसके विषय में, ठीक है बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपका पूरा का पूरा यूनिट पूरा आप कैसे समझोगे, जो सिलेबस है 5, टोटल 5 यूनिट्स में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड किया गया है, स्पेशली अकाउंट्स का, ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। हालांकि आप देखोगे, ठीक है,
हालांकि आप देखोगे कि यहाँ 2 बार 5 मिला लिखा है। अब कई लोग कमेंट में लिखने चले आएंगे कि इन टीचर को कुछ नहीं आता है, ठीक है, नौसिखिया हैं, इसलिए देखो 2 बार 5 लिख के आए हैं। बेटा ये जानबूझ के 2 बार 5 लिखा गया है, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, ऑप्शनल है। या तो आप ये करो या तो आप ये करो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब मेरी बात समझने का प्रयास करना। आप दोनों में से कोई भी सेक्शन को आप टच कर सकते हो, ठीक है, कोई भी सेक्शन। अब कौन सा सेक्शन लेना है, कौन सा यूनिट आपको सॉल्व करना है, ये हम आपको बताते हैं। आगे चलते हैं। देखो, हाँ बेटा, तो अब स्टडी कहाँ से करें, तो एक चीज़ आपको बेटा याद रखना है कि NCERT को आपको नहीं छोड़ना है। इसे कहते हैं मदर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। मतलब आप कुछ भी पढ़ रहे हो बेटा, NCERT को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप जब पढ़ोगे ना, NCERT की एक एक लाइन पढ़ोगे तो आप देखोगे, और जब क्वेश्चन आप देखोगे तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट उस NCERT के लाइन से उठा लेता है। तो NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सर क्या करें, बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, कैसे पढ़ा जाए, बहुत बोरिंग लगता है। तो आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके क्लासेस जैसे भी चलेंगे, जो भी आपके क्लासेस रन करेंगे, वो सब आपके NCERT पर बेस्ड होंगे, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ ट्राई किया जाएगा कि NCERT पे चीज़ें हम लोग लेकर चलें, और चलते भी हैं, ठीक है। दूसरा बेटा, आप DK गोयल सर की बुक अप्रोच कर सकते हो, TS ग्रेवाल सर, बहुत बढ़िया बुक है। नेक्स्ट, आपको जो क्लास नोट्स दिए जाएंगे, MCQ सीरीज, है ना, आपको MCQs लगाना है बेटा। MCQ एक कह सकते हैं माइलस्टोन प्रूफ होता है। बिना MCQ सॉल्व किए आप कितना भी कॉन्सेप्ट आप जान जाओ, लेकिन आप MCQ अगर नहीं सॉल्व करते हो तो आपकी पढ़ाई क्या है बेटा, अधूरी है, ठीक है। तो MCQ आपको सॉल्व करना है। रेगुलर टेस्ट आपको ध्यान देना है कि आप रेगुलर टेस्ट लगाते रहो, और सेल्फ प्रिपरेशन विथ स्टिकी नोट्स। मतलब हम आपको जो बताएंगे, आपको उसका एक होता है ना कि स्टिकी नोट्स में लिख लेने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगर पॉसिबल हो, ठीक है, तो आप दीवार पर या जहाँ पर आप अधिकतर फ्रिक्वेंटली आपकी आईज जाती हैं वहाँ पर उन नोट्स को लगा सकते हो, ताकि वो पॉइंट बार बार आपके नज़रों के सामने आता रहे और चीज़ें आपको याद हो जाए। क्लियर है? हाँ जी बेटा, तो ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है कि कहाँ से आप स्टडी करोगे, ठीक है। और एक बात सुनो बेटा, जो कहते हैं ना कि 10-12 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है, दीज ऑल आर रबिश, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, रेगुलर पढ़ाई करनी है, और बहुत ही ना कहते हैं स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करनी है ना। मतलब जिसे कहते हैं ना कि पढ़े जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो ये खुद नहीं पता, है ना, ऐसा नहीं करना है, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करनी है ना। ये कुछ आपके आए हुए पेपर हैं, ठीक है, इनको आगे देखो, इनका मैंने एवरेज बनाया है कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा देखो, इस बार अगर हम ध्यान दें, ठीक है, 2023, 24, 25 के पेपर का एनालिसिस है। मैं देखूँ कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से 23 में 5 से 6 क्वेश्चन, 24 में 6 से 7 क्वेश्चन, 25 में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब जो आपका ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्स्ट यूनिट है उसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, अगेन 3 से 4 क्वेश्चन, 25 में 5 से 6 क्वेश्चन। बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करें तो 4 से 5, 5 से 6, 4 से 5, मतलब मैक्सिमम 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। रिटायरमेंट की बेटा बात कर लें 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4। और अगर मैं डिसोल्यूशन की बेटा बात करें, डिसोल्यूशन है ना, ठीक है, डिसोल्यूशन की बात कर लें तो 6 से 7 क्वेश्चन। बेटा एक अगर हम लोग रफ आइडिया लेकर चलें तो पार्टनरशिप से लगभग, है ना, पार्टनरशिप से लगभग आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा, लेकिन अगर रफली एक आइडिया ले बेटा तो 30 क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अच्छा, अब आगे चलो, फिर देखो, ठीक है। अब थोड़ा कंपनी अकाउंट्स की बेटा बात कर लेते हैं। इसका आप एवरेज देखो, है ना, देखो एवरेजली कितने क्वेश्चन आए कंपनी अकाउंट से। तो कंपनी अकाउंट्स में आप देखोगे, है ना, अकाउंटिंग फॉर शेयर, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, है ना, 2 पार्ट आप बांटा गया है, ठीक है। कंपनी अकाउंट को 2 आप कह सकते हो कि टॉपिक्स में बांट दिया गया है, ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इससे एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है, राइट। जैसे 5 से 6 क्वेश्चन 23 में आए हैं, 6 से 7 क्वेश्चन 24 में, 6 से 7 क्वेश्चन 25 में। हालांकि अगर देखा जाए तो डिवेंचर का जो आपका वेटेज है वो कहीं ना कहीं कम है ना। जैसे इसमें 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, मतलब अगर फिर से एक रफ फिगर हम लें तो लगभग अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस
है ना, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन आपके कंपनी अकाउंट से पूछे जाते हैं, आपके शेयर और डिवेंचर से अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ बेटा नेक्स्ट स्लाइड में, राइट, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे देखने की जरूरत नहीं, देखो हमने एवरेज कुछ बनाया है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या इसमें आते हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल एनालिसिस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हेड के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर देखा जाए तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में 5 से 6, 1 से 2, 2 से 3, देखा जाए फाइनेंशियल एनालिसिस से 1 से 2, कभी कभी नहीं भी पूछा गया है, और 1 से 2 क्वेश्चन। टूल्स की बात करें तो 1 से 2, 4 से 5, 1 से 2, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज की बात करें बेटा, इसका वेटेज थोड़ा सा इस वाले सेक्शन में, जो आपका यूनिट 5 है, इस वाले यूनिट में आपका अकाउंटिंग रेशियोज का वेटेज दिया हुआ है बेटा। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, मतलब आपको वो आप केस स्टडी दे देगा और उससे अलग अलग रेशियोज आपसे कैलकुलेट करने को कहेगा। हालांकि कई बार कई ऐसे क्या कहते हैं शिफ्ट में देखा गया कि उसने रिटायरमेंट से भी इस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन उठाए हैं, तो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस बात आपको मान के चलना है बेटा। देखोगे ना कि आपका डिसोल्यूशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, आपका क्या कहते हैं रिटायरमेंट से आए हुए हैं, आपका आप देखोगे बेटा कि इससे क्या कहते हैं अर्निंग पर शेयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके क्या कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चन आए, डेब्ट इक्विटी रेशियो के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है बेटा। अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, इसका भी वेटेज अच्छा खासा है। तो अगर मैं इसको अलॉट करूँ तो लगभग 10 क्वेश्चन, मतलब लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो, अब आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो बेटा समझो ध्यान से कि अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो केस स्टडी है ना, कई बार देखो शुरुआत की शिफ्ट में 2025 की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत की शिफ्ट में लगातार आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दिया है, 10 क्वेश्चन केस बेस्ड आपको दिया हुआ है, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड। कई ऐसे शिफ्ट भी हैं जैसे 2 जून 2025, वहाँ पे 1 लाइनर का वेटेज ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 6, 5, आओ इसको एक बार एवरेज में समझ लेते हैं, ठीक है, आई थिंक इतना ही है, ठीक है। तो देख भी सकते हो अगर हम समझने का बेटा प्रयास करें कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके 10 पूछे गए, सबसे ज़्यादा जो बेटा पूछे जाते हैं वो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 19 पूछे हैं इस 13 मई के शिफ्ट में, यहाँ 19, यहाँ पे 13, और 2 जून के शिफ्ट में 30 क्वेश्चन ऐसे थे बेटा जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन थे। और ये बेटा 1 लाइनर क्वेश्चन ईजी नहीं होंगे आपके लिए अगर आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, प्रॉपर आपने NCERT और बाकी बुक्स को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, उनके कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानते हो, अगर आप केवल सरफेस से जानते हो तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। लेकिन बेटा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ आपको फर्श से अर्श तक लेके जाएंगे, मतलब आप ऐसे समझ लो कि हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलेंगे। हाँ, कई लोग को लगेगा सर बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, पर एकदम आपको डरने की आवश्यकता नहीं, हम आपको बेसिक से लेकर चलेंगे। अगर इवन आप अकाउंटेंसी का ए भी नहीं जानते, है ना, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम आपको अंतिम कह सकते हैं कि फाइनल स्टेज तक लेके जाएंगे, और तब तक हम आपके साथ रहेंगे जब तक आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल जाता, ठीक है। आपके अकाउंट मेंटर के रूप में हम रहेंगे और इवन आपके साथ कॉल पे भी कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। चलो जी, अब आगे चलते बेटा, नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं, एकदम ध्यान से समझना। अब यहाँ पे कुछ सिलेबस है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे नेचर ऑफ पार्टनरशिप पूछेगा, पार्टनरशिप डीड के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके मीनिंग पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, फाइनल अकाउंट देखेंगे उनका। फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपको देखना ही है ना बेटा। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखो कि ये भी आपके मजे ले रहा है, इसमें सब कुछ तो लिखा लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट इसने क्या नहीं लिखा बेटा, इसने पास्ट एडजस्टमेंट, इसने पास्ट एडजस्टमेंट यहां पर नहीं लिखा है, ठीक है। दूसरा क्या नहीं लिखा है इसमें, गारंटी टू
पार्टनर, है ना, गारंटी टू पार्टनर, किस चीज की गारंटी, उसको प्रॉफिट की गारंटी, है ना। ये इसने नहीं लिखे, लेकिन बेटा आपको पढ़ने, है ना, हमने पढ़ाते हैं हमेशा, और हम इसमें डेफिनेटली पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप देखो ना कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए, भले इसमें नहीं लिखा लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन दो टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना बेटा। चलो जी, अब आगे देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करना। रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन यहाँ छोटा सा दिख रहा है, पर इस एक यूनिट में, मतलब जो सेकेंड यूनिट है आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, उसके साथ आप देखोगे कि पार्टनरशिप एडमिशन भी आपको देखना है, पार्टनरशिप रिटायरमेंट भी देखना है, और पार्टनरशिप डेथ भी देखना है। तो ये तीनों पोर्शन आप समझो इसी रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आ जाते हैं, है ना। जैसे इसमें देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर जो अनुपात, मतलब मौजूदा भागीदारों के बीच में लाभ के बंटवारे में जो उनके अनुपात में जो परिवर्तन आएगा, वो हम लोग देखेंगे। हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इनका फॉर्मूला देखना है, ठीक है। जो आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसको हम लोग देखेंगे कैसे, हालांकि 12th का सिलेबस ही यहाँ फॉलो किया जा रहा है ना, हम लोग भी उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, है ना, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व, है ना, ये सारी चीजें पढ़ना है। तब क्या सिचुएशन होगी जब जनरल रिजर्व को हमें अपने बुक्स में मेंटेन करके रखना है, तब कैसे जनरल रिजर्व को हम लोग दिखाएंगे, है ना। सेक्शन 37, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आएंगे, है ना। गुडविल का वैल्यूएशन, है ना, कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, किस मेथड से हम गुडविल को वैल्यूएशन करेंगे, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, मल्टीप्लायर मेथड, और आप देखो सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। ये सारे मेथड हम लोग को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा बेटा आगे चलो, नेक्स्ट चलते हैं। एडमिशन में देखो हम लोग क्या देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, देखो गुडविल वहां भी था, है ना, यहां भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट जो रिजर्व्स होते, जो भी मैंने बात की, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन हुआ, रिजर्व्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया या डेबिट बैलेंस हो गया, है ना, ये सारी चीजें। अच्छा अब आप देखोगे ना बेटा कि ये जो आपके रिजर्व्स हैं इनका डेबिट बैलेंस होगा और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, उनको ट्रीट कैसे करना है ना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अगर दिया है तो वो डेबिट में भी दे सकता है और क्रेडिट में भी दे सकता है, तो उन्हें कैसे ट्रीट करना है इनको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, है ना बेटा। अब आगे चलते हैं, देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल को एडजस्ट कैसे करनी है ना। देखो फिर आगे देखो डिसोल्यूशन में बेटा ये समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसोल्यूशन है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं ना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। हालांकि पिछले वाले देखो यहाँ पे आपका रिटायरमेंट, हाँ ये छूट गया था शायद, देखो रिटायरमेंट में, ये रिटायरमेंट भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही आता है, उसी यूनिट में आता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन, सेम चीजें उसने उतार दिया, और एडजस्टमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। बेटा जो बच्चे खुद से तैयारी करते हैं वो यहीं तक पढ़ के काम खत्म हो जाता है, पर हम आपको बताएंगे कि एक और क्वेश्चन आता है कि आपका जो पार्टनर मतलब डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है ना, उसके प्रॉफिट का शेयर निकालना फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टिल डेथ, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम सेल के बेसिस पे निकालते हैं, है ना, सेल ऑफ प्रीवियस ईयर के सेल के बेसिस पे हम प्रॉफिट निकालते हैं। दूसरा एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, डिसीज्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर का क्या निकालते हैं, उसका हिस्सा निकालते हैं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन बताएगा ये सारे, हम है ना आपको बताने के लिए। आपको बस विश्वास करना है कि आप अच्छे हाथों में, आपको कोई भी अफवाहों को ध्यान नहीं देना है ना। जहां पढ़ो मन से पढ़ो, हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको कभी भी निराशा फेस करनी नहीं पड़ेगी, है ना। हमेशा आप बेस्ट ही आप पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ के सारे टीचर बहुत मेहनती हैं ना। अब देखो आगे चलते हैं। हाँ बेटा तो एक छूट गया था पोर्शन, अब बोलते हैं बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या साझेदारी का विघटन। बेटा ये यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, अभी हम लोगों ने एनालिसिस में देखा यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसमें हम लोगों को उसका अर्थ समझना है, मीनिंग समझना है, कैसे अकाउंट्स को सेटल करना है ना। सेक्शन 48 सेक्शन 49 से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो इसने कह दिया कि आप एक काम करो, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिलेटेड अकाउंट्स। बेटा समझो रिलेटेड अकाउंट, अब बेटा क्या रिलेटेड अकाउंट में क्या समझा जाए, मतलब मजे ले रहा है आपके,
हम बताएंगे कौन कौन से अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे। उन सारी चीज़ों को देखो, हम केवल आपको एमसीक्यू ही नहीं पढ़ाएंगे बेटा, एमसीक्यू तो रहेगा ही रहेगा जिससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम आपको प्रॉपर वे से क्वेश्चन भी लगवाएंगे ताकि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक बार आपका बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप एमसीक्यू इजीली लगा लिए जाओगे, है ना, लगा लोगे आसानी से। और हम ऐसे नहीं कह रहे कि हम बेस्ट हैं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम प्रॉपर वे से मेहनत करते हैं, है ना। हम हमेशा अपने आप को अपडेट रखने का प्रयास करते हैं, हमेशा अपडेट रहते हैं, है ना। अब देखो इसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू अकाउंट, सेल टू अ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अब कई बच्चे खुश हो जाएंगे सर ये तो नहीं है, तो बेटा शायद तुमको पता ही नहीं था, ये शुरुआत से ही नहीं था, है ना, ये नहीं था और आपने ऐसे ही खाली मजे बजे में लिख लिए कि इन चीज़ों को क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इनसे क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। अब बेटा आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी अकाउंट, है ना, कंपनी के खाते जिसमें आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर देखना है। ठीक है, अब इसमें से एक टॉपिक एक्सक्लूड भी किया गया है। जैसे देखो आगे समझने का प्रयास करो, शेयर कैपिटल उसकी मीनिंग, नेचर, टाइप हो गए, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू, अलॉटमेंट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, है ना, कॉल इन एरियर्स, है ना, कॉल इन एरियर्स, बात समझ में आ रही, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। देखो अब एक चीज समझना, यहाँ पे हम लोग शेयर के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर आप आगे देखोगे इसमें शेयर फॉर फीचर ऑफ शेयर देखेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है। अगर शेयर को जब हम री इशू कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। री इशू करने के बाद अगर हमने ऐसे करो कि या ऐसे समझो कि फॉरफीचर करने के बाद अगर हमने कुछ शेयर री इशू किए और कुछ शेयर क्या किए हमने अपने पास होल्ड करके रखे, तो कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा, या फिर अगर हमने री इशू किए हैं तो कितना अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बना रहेगा, और वो शेयर फॉरफीचर हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, ये सारी चीजें, है ना। अगर आपको आता है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हो, है ना। ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही ध्यान से हम सारी चीजें पढ़ने वाले। अब अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर की बात करें तो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर इन द कंपनीज बैलेंस शीट, मतलब हम शेयर और डिवेंचर को कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, शेयर को कैसे, मतलब डिवेंचर को इशू करना है एट पार पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, हमने एसेट्स को परचेज किया और उसके कंसिडरेशन में हमने क्या कर दिया, उसके बदले में हमने क्या कर दिया, डिवेंचर को इशू कर दिया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैसे ट्रीटमेंट होगा, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। बेटा यहां पर फिर एक और चीज को मिस कर दिया, है ना। जैसे आप देखोगे कि इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर इन टर्म ऑफ या in term या in condition of redemption, ठीक है, मतलब जब हम रिडीम कर रहे होते हैं ना, ऐसे समझ लो बेटा, ऐसे समझ लो कि जब हमको रिडीम करना है ना, ऑन द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, मान लीजिए हमें रिडम्पशन करना है डिवेंचर का, लाइक इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, तो इस केस में हमारी एंट्री, जनरल एंट्री क्या होगी, इशू एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, है ना। ठीक है, तो इस केस में, इन सभी केसेस में हमारी जनरल एंट्री क्या होने वाली है, कैसे ट्रीट करने वाले हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन यहां पे आपको नहीं दिया। एक और चीज खुश हो जाओ कि आपका रिडम्पशन, है ना, अब लोग कहेंगे सर ये रिडम्पशन है, बेटा ये रिडम्पशन है, ये इशू है ऑन द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, मतलब अगर हमें रिडम्पशन की कंडीशन दे दी जाए कि हम कैसे डिवेंचर को रिडीम करने वाले हैं, तो उस केस में हम एंट्री कैसे पास करेंगे डिवेंचर को इशू करने की। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं प्रीवियस ईयर में, है ना। तो आप समझोगे यहां पे नहीं दिया लेकिन हमें पढ़ना है। एक चीज समझो, जो एक्चुअली में एक टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो आपका रिड्यूस हो चुका है। क्या बोला मैंने,
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आपका टॉपिक क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। बेटा खुश हो जाओ कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना, यू आर नॉट सपोज टू स्टडी। हाँ, तो ये चैप्टर आपका क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है बेटा जी, अब मेरी बात आगे चलो, फिर समझो मेरी बात को, है ना। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो इसमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग को ध्यान देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोग को देखना है। टूल्स जो होते हैं, है ना, अकाउंटिंग रेशियोज हो गए और कैश फ्लो हो गए, ये सभी आ जाएंगे किसमें, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब आगे देखो, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी में क्या देखना है कि कैसे हमें प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, कंपनी जैसे आपका प्रेस्क्राइब्ड किया गया है शेड्यूल 3, है ना, शेड्यूल 3 में जैसे आपका क्या कहते हैं, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में प्रेस्क्राइब्ड किया गया है जो फॉर्मेट, उसको हम लोग पढ़ने वाले, मतलब बेसिकली पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, है ना, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी आपका फॉर्म, जो भी आपका बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे केवल हमें मेजर हेडिंग को ही ध्यान में रखना है, जैसे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो गया, शेयर होल्डर्स फंड हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, है ना, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स हो गया, है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हेडिंग वाइज बहुत ही डिटेल में देखेंगे और समझने वाले हैं। ठीक है, अब क्या बेटा, एनालिसिस देखो, इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, पर्पस क्या होता है, लिमिटेशन क्या होती है, इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, इन सभी पे हम लोग बहुत ही डीप में चर्चा करने वाले हैं, है ना। अब टूल्स में क्या हो गया, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, है ना, बात समझ में आ रही है। अब इसमें से कौन सा वर्टिकल है, कौन सा हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्या कंपैरेटिव हॉरिजॉन्टल है या कॉमन वर्टिकल है ना, बात समझ में आ रही है। अब इसका जवाब आपको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में देना है, देखिए आपको कितना आता है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा, समझो। फिर देखो अकाउंटिंग रेशियोज में मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गए, टाइप्स ऑफ रेशियोज में आप देखोगे, इसमें हम लिक्विडिटी रेशियो पढ़ेंगे, इसमें हम सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे, है ना, इसमें अपन लोग क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटी रेशियो पढ़ेंगे। ये सारी बेटा इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ही कंफ्यूज करता है ना, बात समझ में आ रही है। अब मेरी बात सुनो, आगे चलो। फिर देखो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या, अच्छा उसी के अंदर में क्या आ जाएगा आपका, कैश फ्लो आ जाएगा। उसमें मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, कैसे प्रिपेयर करना है, डेप्रिशिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट कैसे करना है, डिविडेंड को कैसे दिखाना है, वहाँ पे शो करना है, टैक्स सेल हो, ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, है ना, जो भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, है ना, कैश फ्लो के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कैश फ्लो को पढ़ना है ना। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई, मतलब आपका क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा, है ना, कौन से आइटम्स का कैसे ट्रीटमेंट करना है, बस यही चीज़। बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आपको नहीं पता होगा। अब देखो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम CS, मैंने जैसे कहा था कि ये 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके इसके पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपके उसके ऑप्शन में आते हैं। अब चाहे आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करो या फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, है ना, इसको आप दोनों में से कोई एक को चुन सकते हो। अब कौन सा चुनोगे इसके विषय में हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं। जैसे देखो बहुत ही सिंपल सिलेबस है इसका, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है ये देखना है, फीचर्स क्या होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, स्ट्रक्चर क्या है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का ये देखेंगे, है ना। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, आगे देखो चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कोडिफिकेशन, हायरार्की ऑफ अकाउंट्स हेड, है ना, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। आगे चलो फिर देखो जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, है ना। अब देखो एक चीज यहां से हटा दिया गया, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इस बार हटा दिया गया है। हालांकि काफी इजी था पर कोई दिक्कत नहीं, हटा दिया तो हम लोग नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, है ना, इन जनरल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना, प्रिपरेशन ऑफ डेप्रिशिएशन शेड्यूल हो गया, लोन पेमेंट शेड्यूल हो गया, पेरोल अकाउंटिंग हो गया और अदर सच कंपनीज हम लोग देखेंगे इसको, है ना।
बेटा समझो, इसमें केवल आपको थ्योरेटिकल पार्ट ही देखना है। तो मैंने कहा था ना, जिन बच्चों का लगता है कि नहीं, उनको थोड़ा सा डर लगता है ना, किन से डर लगता है उनको, अगर न्यूमेरिकल से डर लगता है क्या, नहीं मेरे को न्यूमेरिकल नहीं करना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो CS की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, फटाफट आप इनका आंसर कर सकते हो, है ना बेटा। अब आगे देखो, फिर देखो, जैसे अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फीचर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करता है हमें, है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या करने में, इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने में, डेप्रिसिएशन, लोन रिपेमेंट शेड्यूल, है ना, डेप्रिसिएशन शेड्यूल, लोन रिपेमेंट शेड्यूल, पेरोल अकाउंटिंग और अदर सच कंपनी में कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज कर सकते हैं। हालांकि आई थिंक हमने पहले भी देख रखा ना, है ना, आई थिंक डबल स्लाइड हो गई, पर कोई नहीं, समझ लो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बेटा आपके सामने किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो ये देखो, ये आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना। आपको क्या करना है, इसे आपको चूज करना है, मैचिंग वाले क्वेश्चन है ना, कैसे आपको मिलाना है। आप चाहो तो उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हालांकि क्लास में हम लोग तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन आपको टच करना है ना, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं। फिर आप देखोगे ये भी आपके क्या है, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है ना। सेम उसी तरह इसमें क्या करने होते हैं कि जो करेक्ट है ना, उनमें से किसी एक को, मतलब जो यहाँ पे करेक्ट है उसी कोड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, कोई एक आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब मल्टीपल ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं वो आपको सिलेक्ट करने होते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो हमें आता था, तो बेटा हमने कहा ना कि हम एकदम बेसिक से उठाएंगे, आपको एकदम फर्स्ट से उठाएंगे और आपको अर्थ तक लेके जाएंगे, है ना। तो आपको एकदम डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर नहीं भी प्रिपेयर है आपका, तो आपको डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ना है और हम आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे और तब तक आपके साथ बने रहेंगे जब तक आपको फाइनल कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता, है ना, और आप हमारे पास मिठाई लेके नहीं चले आते, तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो, ये सब क्वेश्चन होते हैं, आई होप तो थोड़ा ब्लर होगा, आपको आगे देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी, तो ये तो होता रहेगा, यही सब क्वेश्चंस हैं। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हो, अदरवाइज हमारी टीम, हम लोग आपको PYQs प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, है ना। ठीक है, अच्छा चलो, ये सब होगी, बात की बात हो गई। अब हम लोग प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं, आज हम लोगों ने प्रॉपर वे से सिलेबस समझा और हमने इसका एनालिसिस किया। अब हम कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं बेटा, जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो जाहिर सी बात है हम आपको क्लास में पहले तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई PYQ होगा ही होगा, उस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम आपको PYQ करवाएंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम उठाएंगे, उससे रिलेटेड आपको MCQs वो हम लोग सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से सिंपल, देन आपके मॉडरेट लेवल और चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। मतलब हम आपको PYQ के अलावा ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे जो क्वेश्चन आ सकते हैं या जिन क्वेश्चन के आने की संभावना है। जैसे आपने बेटा देखा होगा कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं आए, है ना, इस बार असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन बेटा NTA का कोई भरोसा नहीं है, वो असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे सकता है ना, जैसे PG में वो देता है असर्शन रीजन से क्वेश्चन, तो UG में दे सकता है, कोई क्या करेगा। तो डेफिनेटली हम उसको ध्यान में रखते हुए असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो बेटा अंत में एक लास्ट कोटेशन के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के, ध्यान से सुनिएगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बिना लड़े जो हार गए उस नर को है धिक्कार। बेटा हार नहीं मानना है, अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे और डेफिनेटली जीत हमारी होगी। इसी कोटेशन के साथ आज की क्लास में ओवर करना चाहूँगा। आपको फर्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग यूट्यूब पे। हाँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।